लिखिए RS कॉन्फ़िगरेशन, लिखो इट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर, it is absolute configuration of chiral center, it is absolute configuration of chiral center based on CIP rule, it is absolute configuration of chiral center based on CIP rule. रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है ना. नाउ पहला पार्ट है व्हेन Wedge-Des projection is given, Wedge-Des projection is given. अगर Wedge-Des दिया हुआ है R और S बताना है, एसी रिमोट पास कर दीजिए जी किसी के पास है तो. देखो इसमें रूल क्या है समझो, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, और अगर क्लॉकवाइज है तो R है, एंटी क्लॉकवाइज है तो S है, बट यहाँ पे फोर्थ ग्रुप है ना, मस्ट बी ऑन डैश लाइन, ये क्लाउज है, इसके बाद ये रूल है. फोर्थ ग्रुप अगर डैश पे है तो 1 से 2 जाना है, इनफैक्ट 1 से 3 जाना है भाया 2. देखो क्वेश्चन से समझ लो, ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, एक दो से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी है ना. और अभी तो ऐसा हम ले रहे हैं जिसमें फोर्थ ग्रुप डैश पे ही रखने वाले हैं ताकि डायरेक्ट रूल बताएं. अब यहाँ पे कायरल सेंटर पे 1 2 3 नंबरिंग करो CIP रूल लगा के. तो कायरल कार्बन से जो पहला कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, तो ये 1 और ये 4 हो गया, 1 4 तो फिक्स हो गया. कायरल कार्बन से कनेक्टेड है कार्बन कार्बन OH, तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा O और सबसे कम. अब इन दोनों में 2 पे ये आएगा, ये 3 पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट एटम सेम है, सेकेंड एटम इसका OOH है और इसका HHH है. अब आपको क्या करना है, 1 से 3 जाना है वाया 2, तो 1 से 3 जा रहे हैं वाया 2, तो क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R. लिखने के समय इसको कैसे लिखेंगे, अगर स्टीरियो आईपीसी नेम लिखना है तो स्टीरियो आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअल में इस कंपाउंड का कोई एक प्रोजेक्शन है, ये एक कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इस तरह का कोई कंपाउंड है. अब देखो ना, CHOH CH3CHO, नंबरिंग आईयूपीएसी में ऐसा होगा, सेकेंड कार्बन कायरल है, इसका कोई ना कोई प्रोजेक्शन है, ये जो दिख रहा है ना, इस मॉलिक्यूल के कायरल सेंटर का ये प्रोजेक्शन है. तो नाम हम ऐसे लिखेंगे 2R 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, बस इतना ही लिखना है. इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल. पहले इसका नाम बताओ, नॉर्मल आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल होगा. लेकिन हम बात कर रहे हैं ये नॉर्मल स्ट्रक्चर का नेमिंग नहीं कर रहे हैं, इसका कोई 3D का नेमिंग कर रहे हैं, और जो कायरल सेंटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन RI है. सेकेंड कार्बन कायरल है, ये R बता रहा है सेकेंड कार्बन कायरल है, जैसे कल लिखा था 2E4E, ऐसे लिखा था कि नहीं, समझ में है. तो फोर्थ ग्रुप अगर डैश लाइन पे है और 1 से 3 जा रहे हैं वाया 2, अगर क्लॉकवाइज है तो R, अदरवाइज S. इतना सिंपल है RS निकालना. CIP रूल गड़बड़ नहीं करना, और ये बात एकदम रटा होना चाहिए. मान लो ये बात रटा हुआ है लेकिन CIP में गड़बड़ कर रहे हो तो गलत आंसर आएगा. ठीक है. अब बात यहाँ पे एक और ऐसा ही कर लेते हैं, चलो यहाँ पे CH3 है, यहाँ PH है, यहाँ पे मान लेते हैं NH2 है, यहाँ H है. अब बताओ, अगेन कायरल सेंटर से कनेक्टेड जो है कार्बन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो 1 और 4 तो मिल गया.
2 में किसको देना चाहिए? ऑब्वियसली 2 ये 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बाद और भी कार्बन मिलेंगे, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन मिल रहा है सेकेंड एटम। अब हमें 1 से 3 जाना है वाया 2। फिर से फोर्थ ग्रुप क्या डैश लाइन पे है। इसमें भी फोर्थ ग्रुप क्या डैश लाइन पे है। दोनों जगह पे फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पे है। अगर फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पे है और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं इसी में। मान लेते हैं ऐसा है। अब तुम्हें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि पहले नंबरिंग करोगे तो फोर्थ ग्रुप डैश पे नहीं दिखेगा। नंबरिंग करो पहले। 1 एंड 4 तो फिक्स हो गया, 1 एंड 4 फिक्स हो गया। फिर कार्बन कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आएगा तो ये 2 ये 3 हो गया। नाउ सी हियर, 1 से आपको जाना है 3 वाया 2, लेकिन ये रूल तब लगाओगे ना जब फोर्थ ग्रुप डैश पे होगा। फोर्थ ग्रुप तो यहाँ डैश पे है नहीं, फोर्थ ग्रुप यहाँ पे वेज पे है। तो जो ग्रुप डैश पे है उसको रिप्लेस करना है फोर्थ ग्रुप से। अब यहाँ पे फोर्थ ग्रुप इधर होता तो इससे रिप्लेस करना पड़ता। अगर मान लो फोर्थ ग्रुप तो यहाँ पे वेज पे है ना, लेकिन फोर्थ ग्रुप हो सकता है नंबरिंग में यहां आ जाता, इधर आ जाता, कहीं भी आ सकता था ना फोर्थ ग्रुप। तो यू हैव टू एक्सचेंज फोर्थ ग्रुप विद द ग्रुप विच इज एट द डैश। तो हमें लगता है एक एक्सचेंज करने से काम हो जाएगा। हमें इन दोनों को एक्सचेंज करने का जरूरत क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये दोनों तो 2 3 है। हमें जो भी फोर्थ जहां भी होगा, फोर्थ कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी, फोर्थ को रिप्लेस करना है किससे? डैश से। तो अगर ऐसा करें तब अब जाके हमें दिख रहा है कि यहां पे आ जाएगा Br और यहां आ जाएगा H। अब इसकी नंबरिंग के वाइज ये 1 है, ये 4 है, ये 2 ये 3। अब हम 1 2 3 चले तो दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें और इसमें एक स्विच का डिफरेंस है। तो अगर ये S है तो ये R रहा होगा, यही है बस। क्या बोला, समझ में आया? अगर वेस्ट डैश दिया हुआ है और RS बताना है और फोर्थ ग्रुप डैश पे नहीं है तो रूल ये बोलता है कि जो भी ग्रुप डैश पे है उसको फोर्थ से रिप्लेस कर दो, एक्सचेंज कर दो। 4 और डैश वाले को एक्सचेंज करना है। 4 कहीं भी हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। जो फोर्थ पे ग्रुप है उसको डैश से रिप्लेस करना है। एक रिप्लेस के बाद अब वो रूल लग जाएगा। देखो फोर्थ ग्रुप अब डैश पे, ये वाला जो रूल है अब इसमें लग जाएगा। फोर्थ ग्रुप कहां आ चुका है? डैश पे आ चुका है। फोर्थ ग्रुप डैश पे आ चुका है। अब 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एस है तो इन दोनों में तो एक स्विच का डिफरेंस है ना, तो ये आर रहा होगा। और इसका पूरा नाम पता है क्या लिखोगे? 2R2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, सोच के देखना तो समझ में आएगा कि हाँ सही है। अगर फोर्थ ग्रुप डैश पे नहीं है तो पहले आपको क्या करना चाहिए? जो भी डैश पे है उसको फोर्थ से एक्सचेंज करो एक स्विच करके, और फिर आप सेम रूल लगा सकते हो। जब एक्सचेंज कर दिया तो वो सेम रूल आप इसके लिए लगा सकते हो, है कि नहीं? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलो। देखो चलो बताओ, पहले नंबरिंग करते हैं। ये 1, ये 4, ये 2, ये 3।
हमें फिर से बोल रहा हूं कि जो डैश पे उसको फोर्थ से रिप्लेस करना है। डैश पे ET है और फोर्थ वेज पे है, तो पहले एक एक्सचेंज कर लो, बाद में फिर CIP रूल लगाना, क्योंकि मैंने बोला जब तक फोर्थ ग्रुप डैश पे ना हो वो नहीं लगाते। अब फोर्थ ग्रुप तो डैश पे है नहीं, वेज पे है, तो जो भी डैश पे है उसको वेज से रिप्लेस कर देते हैं। और अब चेक कर लेते हैं, तो यहां पे आ गया ET और इधर आ गया H। अब नंबरिंग फिर से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब 1 से जाना है 3 वाया 2, 1 से जाना है 3 वाया 2, ऐसे होगा, बोलो। तो ये R आ रहा है, तो एक स्विच से पहले क्या रहेगा, S, है ना? ठीक है, नाउ लिखो, when Fisher projection is given, आएगा उससे भी वही आएगा, एक स्विच करके चेक कर लो, उससे अपोजिट ले लेना। हाँ जी, नेक्स्ट एक तरीका भी ये एक्सेस दे रहा हूं कि वेजडेस से फिशर बना के निकाल लो, ये सब स्विच मत करो। तो लिखो, व्हेन फिशर प्रोजेक्शन इज गिवन, व्हेन फिशर प्रोजेक्शन इज गिवन, इसमें दो केस है बच्चे, है ना? व्हेन फोर्थ ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन टॉप बॉटम कहीं भी, टॉप बॉटम कहीं भी, फोर्थ ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, या तो टॉप पे या बॉटम पे, व्हेन फोर्थ ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, इधर ऑन टॉप और इधर ऑन बॉटम, तब यहां पे वही रूल जो अभी रटा है वही रहेगा, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। एंड केस 2, when fourth group on horizontal line, हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट राइट कहीं भी, एनीवेयर। अब यहां पे जस्ट अपोजिट है, 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है तो S है, 1 से 2 से 3 जाना है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो R है। जो वेजडेस का रूल है वही है, बस खाली आपको यह ध्यान रखना है, वहां पे वेजडेस में हमने क्या बोला, फोर्थ ग्रुप डैश पे है तो रूल रटा था हमने, यहाँ पे फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, तो सेम रूल है। अगर फीचर दिया हुआ है और फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। क्लॉकवाइज आर हो सकता है कि लेवल थोड़ा बढ़ा रहे, 1-2 साल पहले, बहुत साल पहले नीट ने एक कायरल सेंटर का फीचर दे के आरएस पूछा था, हो सकता है इस बार 2 कायरल सेंटर दे के आरएस पूछ ले, ठीक है? तो अगर यहां पे ऐसा है, मान लेते हैं H ले लेते हैं, OH यहां मिथाइल। अब नंबरिंग करते हैं, 1 4 2 3, ये और आसान जाने वाला है। फिर से 1 से जाना है 3 वाया 2, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। पहले तो बताओ फोर्थ ग्रुप कहां पर है, वर्टिकल पे है और हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो S बोल दो, बस हो गया। फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल पे है तो बहुत आसान है ये करना, मान लो H यहाँ पर है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ NH2 है, यहाँ Br है सपोज। फिर से 1 2 3 4, 1 से 3 जाना है वाया 2, ये भी दिख रहा होगा S, और फोर्थ ग्रुप कहां दिख रहा है अभी आपको,
वर्टिकल लाइन मतलब टॉप पे दिखे या बॉटम पे दिखे, कितना आसान है, दिख रहा है, बोलो कितना आसान है ये। ठीक है, अगर फोर्थ ग्रुप नहीं है वर्टिकल लाइन पे तब क्या करें देखें, चलो बताओ। वन कौन, 1 4, सी और सी दोनों ही है, यहाँ पे ओ 3 O है, यहाँ HHO है, नेक्स्ट आइटम HHO है, और यहाँ पे नेक्स्ट आइटम OOH है, तो कॉमन कैंसिल आउट कर दो, सॉरी ट्रिपल O है ना, तो एक O कैंसिल कर दो, अभी भी यहाँ क्या बचा, 2O और यहाँ 2H, तो सीनियर कौन है, 2 and 3, 1 से जाना है 3 वाया 2, आ तो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है, इसीलिए हम इसको आर बोल देंगे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो, कुछ देखे हो रहा है या नहीं। दो कायरल सेंटर वाला भी एक दो सवाल दे रहा हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जल्दी। मैं नंबरिंग दे देता हूं, बताओ आंसर बताओ, चेक करता हूं फिर। चलो इतने क्वेश्चंस हैं, ये तो आता है हमें ऑलरेडी। विशाल बता कितना आ रहा है, फर्स्ट का आर आ रहा है, सबका चेक हो रहा है, 1 2 3 4, 1 से जाना है 3 वाया 2, एंटी क्लॉकवाइज है, बट फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसीलिए आर, आर सही है जी, ठीक है। ये 1, ओए इधर इधर, ये 1
सी फर्स्ट एटम, लेकिन नेक्स्ट एटम H, नेक्स्ट एटम N, नेक्स्ट एटम O, तो ये 2, ये 3, ये 4, फोर्थ वर्टिकल पे ही है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। इसका आंसर बताया नहीं था, सब कार बोल रहा है। ये क्या आ रहा है? एस आ रहा है ना ये। अरे फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे। क्लोरीन सबसे टॉप पे आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन। फर्स्ट एटम से नहीं बना ना, सेकंड एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो ये मिनिमम पे गया, ये 2 ये 3। सीआईपी गलत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 4, 1 से 2 देन 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये सही है आर, है ना। 1 सी 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 है, फिर H N O, तो 2 ये 3 ये 4, 1 से ये वाली, ये 1 कार्बन कार्बन कार्बन, पहला आइटम सबका सेम। इधर देख, इधर देख, पहला आइटम क्या क्या है बना देते हैं, चल इधर देखो। फर्स्ट आइटम सबका क्या है, उसके बेसिस पे 1 तो पता चल गया, 1 तो पता चल गया फर्स्ट आइटम के बेसिस पे। अब इसका सेकेंड आइटम क्या है पता है, OOH है, इसका 3 N है और इसका 3 H है नेक्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम सबका C दिख रहा है, नेक्स्ट आइटम क्या दिख रहा है हमें इसका, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो यहां से सीनियर O निकला ना, यहां से सीनियर N निकला और यहां से H निकला। अब बताओ, सीआईपी रूल में गड़बड़ मत करो। हाँ जी, ये वाली फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा। वेरी गुड। फिफ्थ वाले क्वेश्चन, 1 ये, 2 3 4, ये भी एस आ गया, सही है। ये वाली देखो, जब 2 कायरल सेंटर आए तो अलग अलग आप चेक करो। अलग अलग कहने का मतलब, पहले तो ऐसे सीख लो, देखो CH3 है, H है, और इस पूरे को एक कंडेंस फॉर्म में यहां लिख दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में मत लिखो। तो अभी एक कायरल सेंटर वाला सवाल हो गया। देखो, इस वाले कायरल सेंटर को CHOH CH3 लिख दिया, जब हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो इसको एक ग्रुप मान के यहां लिख दिया। अब नंबरिंग लगाओ, 1 4, 1 4 तो मिल गया। अब यहाँ पे C है और यहाँ भी C है, लेकिन नेक्स्ट 3 H है और यहाँ 2 H, एक H और एक OH है, नहीं, एक H एक O एक C है। इन दोनों का फर्स्ट क्या है बताओ, ऊपर नीचे फर्स्ट क्या है, अरे यार फर्स्ट आइटम ऊपर नीचे क्या है इन दोनों में, कार्बन है फर्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम क्या है, H है, और यहाँ नेक्स्ट आइटम HOC है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। मैं बोलूं जल्दबाजी नहीं बच्चे, 1 मिनट में इतना कर सकते हैं। अगर 2 कायरल सेंटर वाले आई तो जरूरी नहीं है साथ में बनाओ, प्रॉपर जैसे सिखा रहा हूं ऐसे करो। तो 1 से 2 जाना है, देन 3 होना चाहिए R, लेकिन होगा ये S निकल के आया बच्चे। क्या निकल के आया पहला? अच्छा, सेकंड वाले के लिए देखो मैं क्या हेल्प ले रहा हूं, फिर से सेकंड वाले के लिए जो जैसा है वैसे लिख देते हैं, लेकिन इस पूरे को एक ग्रुप मान लेते हैं, CHBr CH3 चलेगा। अब फिर लगाओ, यहां पे ये 1 है ये 4 है,
सी और सी सेम है, ये आएगा 2, ये आएगा 3, तो 1 से 2 जाना है, 1 से 2 देन 3 आना चाहिए S, लेकिन होगा ये भी R, तो ये R है, ये S है। चेक कर लेना, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? क्या? और मेरा मतलब है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका मतलब फिर बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग देखने से नहीं होगा। सुना जी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस। तुम लोग का सबसे बड़ा गलतफहमी ये, कोई चीज नहीं समझ रिकॉर्डिंग देख लो मतलब हो गया। अरे रिकॉर्डिंग देखने से हो जाता, हो गया फिर। ये लास्ट वाला गलत मत कर। अच्छा ये किसके सबके सही आए थे? एस और आर सबके सही आए थे, कुछ लोगों के अच्छा सही, मैक्सिमम लोगों सही। अब इसका आईयूपीसी नाम जब लिखना होगा ना बच्चे, तो नंबरिंग पता है इसका कहां से शुरू होगा? ओएच सीनियर फंक्शन ग्रुप है ना, नंबरिंग यहां से शुरू होगा। समझना, सीनियर फंक्शन ग्रुप ओएच है, तो पता है क्या लिखना पड़ेगा इसका आईयूपीसी नेम? 2R3S, फिर 3 ब्रोमो, है ना, ब्यूटेन 2 ओल, ये पूरा नाम है, देख लो। ये कंपाउंड ना, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर का, ये वाली नॉर्मल स्ट्रक्चर का कोई ना कोई 3D है। ये जो कंपाउंड है, इस नॉर्मल स्ट्रक्चर का कोई ना कोई 3D है, तो नंबरिंग इसकी यहां से शुरू होती है, 3 ब्रोमो, 2 पे OL है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। सेकेंड एंड थर्ड कायरल है, और सेकेंड जो कायरल है वो आ रहा है, थर्ड जो है एस है। हाँ जी, इसका बताएं। ये आर आ रहा है और ये एस आ रहा है, ऐसे कहीं से कुछ बोलो क्योंकि सिमेट्री है ना। ये कंपाउंड की नंबरिंग जब करने जाओगे बच्चे, तो ये कंपाउंड, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर का कोई ना कोई 3D है। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर जिसका कोई ना कोई 3D है। इधर इधर इधर, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसका नाम है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओकेसी, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, लेकिन इसका नाम है ना, इसका स्टीरियो नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2R3S, बाकी सब सेम लिख दो, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्लियर हुआ? लिखिए, इनेंसियोमर्स लिखो। इनेंसियोमर्स, अभी बहुत सारे टर्म हमें सीखने, डाइस्टीरियोमर है, मेजो कंपाउंड है, रेसमिक मिक्सचर है, ये सारे टर्म हमें पॉइंट वाइज पॉइंट सीखने हैं। तुम 1 बाय 1 लिखो, ऐसे टेबल करके मत लिखो, ओके? मैं बता दूं, A and B are said to be enantiomer, silence, इधर, A and B are said to be enantiomers when both are optically active, both are optical isomer, both are mirror image but non superimposable, ये सारी बातें। A and B are said to be, A and B are said to be enantiomers when
देखो ये सब बातें तो होगी ही होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, DU है ना, फंक्शनल ग्रुप, कनेक्टिविटी, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर है ना, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग पैटर्न है ना, सब सेम है, इसमें तो डाउट ही नहीं है ना। बोथ एक्टिव, बोथ एक्टिव, इंडिविजुअली दोनों एक्टिव होना चाहिए, दोनों एक्टिव होना चाहिए। मिरर इमेज अगर दिख जाए तो बेस्ट है, मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज हो सकता है बट नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ए एंड बी आपस में स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर्स तो है, बट एट द सेम टाइम दोनों का इंडिविजुअली एक्टिव होना जरूरी है, दोनों का इंडिविजुअली। देखो एनेंशियोमेरिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ए इंडिविजुअली इनेंशियोमर नहीं होते, ए किसी और के साथ इनेंशियोमेरिज्म शो करे, समझ गए। जैसे सिस ट्रांस जब भी बोलो तो दो मॉलिक्यूल के बीच में बोला जाता है ना, इंडिविजुअली सिस और ट्रांस रिलेशन नहीं बोलते ना, मेरे बात समझना। इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, बोथ एट द सेम टाइम, both are mirror image but non superimposable, both are mirror image but non superimposable। अब इस वर्ड को समझना, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। बहुत बार मैं ऐसे समझाता हूं कि जैसे राइट लेग शू और लेफ्ट लेग शू ऐसे आप हाथ में पकड़ लो, इमेजिन करो कि दोनों मिरर इमेज है या नहीं, हाँ है, पक्का। बीच में ऐसा लगता है कि बीच में मिरर है और इसका इमेज इधर बन गया, दोनों रियल ऑब्जेक्ट है, मैंने दोनों को रियल में हाथ में होल्ड करके रखा है ना, बोलो दोनों रियल ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इमेजिन करो। अरे ऐसा नो, देखो देखो, एक मिनट समझ जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ये दोनों एक साइलेंस, ये दोनों रियल इमेज है, रियल है या नहीं ऐसे समझो, रियल है। ऐसा लग रहा है बीच में किसी ने मिरर रख दिया है, समझ में आया। दोनों मिरर इमेज जैसा दिखेगा बट नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल का यहां पर मतलब क्या है मैं समझा दूं, कि इन दोनों को अगर आप सेम पैर में सेम कंफर्ट के साथ पहन सकते थे तो हम बोलते सुपर इम्पोजिबल है। इन दोनों को सेम पैर में सेम कंफर्ट के साथ अगर पहन सकते थे तो हम क्या बोलते हैं, इसको सुपर इम्पोजिबल है। मेरी बात आ रही समझ में। सुपर इम्पोजिबिलिटी इज ए 3D फेनोमेना। सुपर इम्पोजिबिलिटी जो होता है 3D फेनोमेना होता है, 2D फेनोमेना नहीं होता ये। मेरी बात आ रही है समझ में। सुपर इम्पोजिबिलिटी 3D फेनोमेना है। दो ऑब्जेक्ट, अच्छा बहुत बार ऐसा होता है बच्चे, दो ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे रखे उसके हिसाब से पता चलता है कि मिरर इमेज है या नहीं है। मान लो अभी भी वही दोनों शूज पकड़ा है, लेकिन एक मैंने ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, तो सामने से भी मिरर इमेज नहीं दिखेगा, समझा। प्लेसिंग है ना, जैसे अभी होल्ड किया था, एक को ऐसे होल्ड कर लेते तो ऐसे भी दिखता मिरर इमेज नहीं है, ऐसा लगता मिरर इमेज ही नहीं है, गुड टू गो या नहीं। लेकिन एक्चुअल में जब इसको फ्लिप करेंगे मिरर इमेज दिखने लगेगा। तो दो, ये कंपलसरी नहीं है कि इनेंशियोमर होने के लिए मिरर इमेज दिखे ही, हो सकता है कि एक को स्विच कर दो, फ्लिप कर दो, तब मिरर इमेज दिखने लगेगा। इट इज नॉट कंपलसरी कि दो ऑब्जेक्ट आपको मिरर इमेज दिखे ही। लेकिन अगर मिरर इमेज दिख रहा है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो हम उसको क्या बोल पाते हैं, एनेंशियोमर्स बोल पाते हैं। बोलो समझ रहे हो। और दोनों का इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको एक और तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसा लिया, सपोज यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक स्क्वायर है, और यहां पे ऐसा एक ट्रायंगल ले लेते हैं।
समझना। एंड सपोज यहाँ पे एक पेंटागन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है बच्चे, जिसमें सामने ना पेंटागन बना हुआ है और इधर स्क्वायर और इधर ट्रायंगल। क्या ये तीनों यहाँ फिट हो जाएगा कि नहीं? पक्का? ये तीनों तो कम से कम फिट हो जाएगा ना इस प्लेटफॉर्म पे, है ना? उस टाइप का सोचो ना, जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो होता है ना कि नीचे बने हुए हैं, उसपे फिर स्टंप्स हम लोग स्टैंड करते हैं, यस नो? वैसा ही कुछ है यहाँ पे, ऐसा बना हुआ है, ये चाहो तो वहां पे तुम स्टैंड कर सकते हो। गुड टू गो। अब बताओ, इसका मिरर इमेज ले रहे हैं, मतलब एक और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो इसका मिरर इमेज जैसा दिखता है। मिरर इमेज है नहीं, वो दोनों रियल है, लेकिन दिखता मिरर इमेज जैसा है। ऐसा नहीं सोचना बीच में मिरर रख दिया है, बात समझना। ये दोनों रियल मॉलिक्यूल है, दोनों रियल मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने बीच में मिरर रख दिया है। गुड टू गो। अब इसको इसी प्लेटफॉर्म पे तुम फिट करके दिखा दो, सेम प्लेटफॉर्म पे इसको फिट करके दिखा दो। देखो वही प्लेटफॉर्म एक बार और रिपीट कर देता हूं, सेम। अगर आप ऐसा कोशिश करोगे करने के लिए तो ये तो यहां फिट हो जाएगा, बट देखो स्क्वायर के जगह पे ट्रायंगल आ रहा है, और यहां पे ट्रायंगल के जगह पे स्क्वायर आ रहा है। इसको कैसे भी रोटेट, अगर मान लो कोशिश करो रोटेट करें, तो ये पीछे चला जाएगा, और ये फ्रेमवर्क में तो ये आगे ही है। अभी बोल रहा था ना कि दोनों शूज को सेम पैर में सेम कंफर्ट के साथ नहीं पहन सकते, उसी तरह से ये दोनों शूज ही है और ये सेम पैर है, आप नहीं पहन सकते। तो ये दोनों कहलाता है आपस में, एंड दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिबिलिटी, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। दे आर मिरर इमेज, दे आर रियल मॉलिक्यूल, इट लुक लाइक कि किसी ने बीच में मिरर रख दिया। दे आर रियल मॉलिक्यूल बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये दोनों ही ए एंड बी क्या कहलाता है? एनेंसियोमर्स। अब एक बड़ा अच्छी बात समझना, अगर ए एंड बी एनेंसियोमर्स है, तो अगर इसकी ऑप्टिकल रोटेशन प्लस है तो इसकी डेफिनेटली माइनस होगी। Enantiomers have all chemical physical properties same except their optical rotation. इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट सेम होगी, मेल्टिंग पॉइंट सेम होगी, सॉलिबिलिटी, विस्कोसिटी सब कुछ सेम है। इनफैक्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो सेम, है ना? बट देयर ऑप्टिकल रोटेशन विल बी डिफरेंट, स्पेसिफिक रोटेशन विल बी डिफरेंट। इसकी अगर रोटेशन +30 है तो इसकी -30 होगी, और इसकी रोटेशन क्या होगी वो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। गुड टू गो। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या बोल सकते हैं एनेंसियोमर्स का? अगर फीचर्स में बात करें तो पहला, दोनों एक्टिव होना चाहिए, है ना? वो सारे पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं जो यहां लिखे हैं, बोथ एक्टिव, बोथ मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, both having same boiling point, melting point, physical property, chemical property except the optical rotation। जबकि आपने देखा था सिस ट्रांस अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। सिस ट्रांस अल्कीन विल नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सिस ट्रांस अल्कीन विल नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, बट अगर ए और बी एनेंसियोमर है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब सेम होती है, बस इन दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होता है। नहीं लगता है राइट लेग टू लेफ्ट लेग एक जैसा ही दिख रहा है ना, बिल्कुल 100% एक जैसा दिख रहा है, तो उसकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है एक्सेप्ट देयर ऑप्टिकल रोटेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? चलो फीचर्स तो हो गया, आइडेंटिफिकेशन क्या है? कैसे पता करें कि आपस में एनेंसियोमर है? दो मॉलिक्यूल दे दिया, पूछा बताओ एनेंसियोमर है या नहीं है। पहला तरीका, दोनों को बैक टू बैक रख के चेक करो, मिरर इमेज जैसा दिख रहा है क्या? अगर मान लो मिरर इमेज जैसा नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट में जितने भी कायरल सेंटर है और दूसरे में जितने भी कायरल सेंटर है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कायरल सेंटर एग्जैक्टली अपोजिट हो गया तो एनेंसियोमर है। मतलब मान लो ए
ए और बी में, ए में एक कायरल सेंटर ये आर है, ये एस है, तो एनेंसियोमर टिक कर दो। ए में एक कायरल सेंटर ये आर है, बी में भी एक कायरल सेंटर ये भी आर है, एनेंसियोमर नहीं है। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कायरल सेंटर एग्जैक्टली अपोजिट होगा तो एनेंसियोमर बोलेंगे। पहला तरीका तो दोनों को बैक टू बैक देख के ऑब्जर्व करो, अच्छा मिरर इमेज दिख रहा है क्या, और अगर दिख रहा है तो क्या वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। अगर मान लो दोनों में एक इनएक्टिव हो गया ना बच्चे, इनेंसियोमर वाला रिलेशन लगाओ ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही बोला है कि इनेंसियोमर होने के लिए दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। पता चला एक एक्टिव एक इनएक्टिव दिया, बोलता है इनेंसियोमर है या नहीं। मेरे बात समझ लो, एक्टिव इनएक्टिव देगा तो हो सकता है मिरर इमेज भी ना दिखे। अगर एक एक्टिव एक इनएक्टिव देगा तो मिरर इमेज भी ना दिखे, पॉसिबिलिटी है। मेरी बात आ रही समझ में? एक एक्टिव एक इनएक्टिव दिया तो हो सकता है मिरर इमेज भी ना दिखे। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ corresponding chiral center exactly opposite। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं एनेंसियोमर का, लेकिन बस इतना पॉइंट अभी याद रखो। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनेंसियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल केमिकल और फिजिकल मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकता। दे कैन बी सेपरेटेड बाय ए डिफिकल्ट केमिकल मेथड नोन एज ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। क्या नाम है उसका? अगर दोनों एक डब्बे में बंद है ना बच्चे, ए एंड बी, तो आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो अलग है ही नहीं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते। एनेंसियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल केमिकल फिजिकल मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं होगा। इट कैन बी सेपरेटेड बाय ए डिफिकल्ट केमिकल मेथड नोन एज ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। It can be separated by a difficult chemical method known as optical resolution. It can be separated by a difficult chemical method known as optical resolution. देखो सारे पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो मैं भेज भी दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। काम करते हैं, सारा पॉइंट फिर से रिकैप करते हैं। ए एंड बी आर सेड टू बी एनेंसियोमर व्हेन बोथ आर स्टीरियोआइसोमर। पहले तो स्टीरियोआइसोमर होना चाहिए, और स्टीरियोआइसोमर है इसका मतलब क्या क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, डीयू, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग पैटर्न, सब कुछ सेम होना चाहिए, सिर्फ स्टीरियो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए। यस नो? और दोनों का एक्टिव होना जरूरी, मस्ट बी एक्टिव। दोनों मिरर इमेज जैसा दिखे और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो तो और अच्छी बात है। अच्छा ऐसा है कि मिरर जैसा ना दिखे तो नहीं हो सकता है एनेंसियोमर? मिरर इमेज जैसा नहीं दिख रहा है फर्स्ट लुक में, तो क्या हो सकता है नहीं हो सकता है? मिरर इमेज जैसा नहीं दिख रहा है फर्स्ट लुक में, तो भी हो सकता है। यस नो? आप ऐसे सोचो ना बच्चे, हाथ से भी देखो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, तो आपको सामने से लग रहा होगा, या ऐसे फेस कर रहे हैं तो सामने से लग रहा है कि एक बीच में मिरर है। यस नो? है? अब इस हाथ को मैं ऐसे रैंडम ऐसे रख दूं तो अब तो लग रहा है कि मिरर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनेंसियोमर ही है। गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों क्या है? अभी भी मिरर इमेज जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी तो एनेंसियोमर होने के लिए क्या एग्जैक्टली मिरर इमेज जैसा दिखना ही चाहिए? वो डिपेंड करता है कैसे हमने उसको प्लेस किया है। दोनों हाथ को ऐसे प्लेस करो तो दोनों रियल हाथ है क्या नहीं? रियल है। लगता है बीच में किसी ने मिरर रख दिया, ऐसा ही लग रहा है? बोलो। अब बताओ, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, कैसे चेक करेंगे? दोनों हाथ को सेम ग्लव्स में डालो, जाएगा सेम कंफर्ट के साथ? नहीं जाएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मिरर इमेज तो है, बट अब इसको ऐसे और इसको ऐसे रखे हैं तो मिरर इमेज जैसा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टिल एनेंसियोमर है। होता है ना, राइट लेग
सु ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, ऐसे, समझ गए ना बात को? ठीक है, तो अच्छा, फीचर्स में क्या क्या? सेम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, एवरीथिंग सेम, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। क्या बदल गया? ऑप्टिकल रोटेशन अलग है, ए अगर +30 है तो बी -30, ये अलग है। क्या ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा? नहीं, एक बहुत डिफिकल्ट केमिकल मेथड है। अब एक नया चीज सीख लो यहाँ पे, अगर ए एंड बी साथ में है, ए एंड बी साथ में है और इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए कोई थर्ड कंपाउंड का जरूरत पड़ता है, पहले बता दूं। जो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन है ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन उस पर एक क्वेश्चन आता है, वो बताता हूं। बोला जाता है एनेंसियोमर को सेपरेट करने के लिए किसी थर्ड कंपाउंड का जरूरत पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो ये डी अल्कोहल है और ये एल अल्कोहल है। ए जो है डी अल्कोहल है और ये एल अल्कोहल है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें एसिड का जरूरत पड़ेगा। ये एसिड डी अल्कोहल से रिएक्ट करके ईस्टर बनाएगा और ये एसिड भी इससे रिएक्ट करके ईस्टर बनाएगा। बोला जाता है इन ऑर्डर टू सेपरेट एनेंसियोमर्स बाय ऑप्टिकल रिजोल्यूशन वी नीड ए अनदर रिएजेंट which must be optically active and 100% pure. ए एंड बी को सेपरेट करने के लिए कोई थर्ड कंपाउंड का जरूरत पड़ता है, और उस थर्ड कंपाउंड के बारे में क्या क्राइटेरिया है? ये सिर्फ डी होना चाहिए या सिर्फ एल होना चाहिए, 100% प्योर। मतलब इन ऑर्डर टू सेपरेट एनेंसियोमर्स वी नीड ए थर्ड रिएजेंट, we need a another reagent which is optically active and 100% pure also. मतलब यहाँ पे एसिड का डीएल मिक्सचर नहीं लेना है, यहाँ तो ऑलरेडी एल्कोहल का डीएल मिक्सचर है। अरे यहाँ ए और बी एनेंसियोमर है तो डीएल मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ? +30 -30। अगर एनेंसियोमर का मिक्सचर है, उसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए जो कंपाउंड यूज होता है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन में, वो कौन सा कंपाउंड होता है? ऑप्टिकल रिजोल्यूशन में जो कंपाउंड यूज होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है? 100% प्योर एक्टिव रिएजेंट। क्या इसके बारे में क्या कंडीशन है? 100% प्योर एक्टिव रिएजेंट। तो नोट में ये बात लिख सकते हो कि एनेंसियोमर कैन बी सेपरेटेड बाय 100% प्योर एक्टिव रिएजेंट। Enantiomers can be separated by 100% pure active reagent. ठीक है। नाउ आइडेंटिफिकेशन में एक क्वेश्चन फिर से, मान लो पहला में कायरल सेंटर ये आर है, एस से एनेंसियोमर हो जाएगा। दूसरे में 2 कायरल सेंटर है, ये आर आर है, ये एस एस है, तो भी हो जाएगा। समझ रहे हो? आर आर एस एस तो भी हो जाएगा। अगर ये आर एस है और ये एस आर है तो भी हो जाएगा। एनेंसियोमर्स होने के लिए configuration of corresponding chiral center must be exactly opposite. अगर यहां 3 है, मान लो आर आर एस, तो यहां पे चाहिए एस एस आर, तब हो जाएगा। देन ए एंड बी आर सेड टू बी एनेंसियोमर्स। बेस्ट तरीका पता है? नॉन मिरर इमेज मत ढूंढो। मुझे लगता है ये 100% थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, शॉर्टकट नहीं है, बट इससे गलती होने की चांसेस मिनिमम। अगर 2 कंपाउंड बोला या 4 कंपाउंड बोल दिया, बोला कि आपस में एनेंसियोमर है या नहीं है बताओ, तो सबका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अगर मान लेते हैं ऐसा रहता बच्चे कि आर 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 है और ये भी सेम आ गया, तब तो हम बोलेंगे होमोमर है। होमोमर है या आइडेंटिकल है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ corresponding chiral center एग्जैक्टली सेम, होमोमर। एग्जैक्टली अपोजिट, एनेंसियोमर्स। ठीक है, हाँ वो डायस्टोमर हो जाएगा। सारे सेम एक डिफरेंट, सारे डिफरेंट एक सेम, या फिर फ्यू सेम फ्यू डिफरेंट, ये डायस्टोमर का कंडीशन है। ठीक है, लिखो डायस्टीरोमर। दिस इज ऑल अबाउट एनेंसियोमर। डायस्टीरियोमर्स
लिखिए, A and B are said to be distumors when they are non-mirror image. A and B are said to be distumors when they are stereoisomers but non-mirror image. स्टीरियोआइसोमर होना चाहिए आपस में. When they are stereoisomers, ब्रैकेट में कन्फिगरेशनल बोलना है, not conformational. A and B are said to be distumors when they are stereoisomers, ब्रैकेट में configurational. A and B are said to be distumors when they are stereoisomers एंड क्या उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशनल होना चाहिए, नॉन मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन मिरर इमेज भी होना चाहिए. बेस्ट एग्जांपल तो सिस ट्रांस एल्कीन है. एक और नया बात अभी सीखेंगे हम लोग कि ये दोनों किसी एंगल पे मिरर इमेज है क्या, है क्या? मिरर इमेज नहीं है ये दोनों किसी एंगल पे. सिस ट्रांस एल्कीन आर डाइस्टेमर्स, है ना. अगर ऐसा है Cl 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 एक दोनों वेज में एक वेज डैश में, ये दोनों आपस में डाइस्टेमर है. 1 and 2 डाइस्टेमर, यहां भी 1 and 2 डाइस्टेमर. डाइस्टेमर होने के लिए दोनों का एक्टिव होना जरूरी नहीं है. इफ ए एंड बी आर डाइस्टेमर, बोथ में बी एक्टिव, बोथ इनएक्टिव, वन इनएक्टिव, ऐसे चलता है. ये भी लिख लो. फॉर डाइस्टेमर्स, इफ ए एंड बी आर डाइस्टेमर, ऐसे भी लिख सकते हो. इफ ए एंड बी आर डाइस्टेमर, both may be active, both inactive, one active, one inactive. समझ गए? दोनों एक्टिव भी हो सकता है, दोनों इनएक्टिव भी हो सकता है, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, ये सब चलेगा. अगर ए और बी डाइस्टेमर है, दोनों एक्टिव भी हो सकता है, दोनों इनएक्टिव भी हो सकता है, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, सब चलेगा. नेक्स्ट, डाइस्टेमर्स हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होता ही है, केमिकल भी डिफरेंट हो सकता है. सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Diastereomers are having different physical and few chemical properties also. Diastereomers can be separated by normal physical method, fractional distillation. Diastereomer normal physical method से भी separate हो सकता है, that is known as fractional distillation. Diastereomers can be separated by normal physical method known as fractional distillation. Now एक पॉइंट और लिखिए, अगर ए एंड बी डाइस्टेमर्स हैं तो दोनों में कायरल सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे देखो डाइस्टेमर है और कायरल सेंटर नहीं है. यहाँ डाइस्टेमर है बट कायरल सेंटर है. यहाँ पे जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ ध्यान से सुनना. इधर इधर इनेंसियोमर अगर है ना ए एंड बी, तो वहां भी ये पॉइंट बोल सकते हैं कि दोनों में कायरल सेंटर नहीं है या दोनों में है. ए एंड बी अगर इनेंसियोमर है तो कायरल सेंटर नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है. जैसे इसका एग्जांपल एक दे देता हूं आपको. अगर मान लो ऐसा है, गौर करना, इसी का मिरर इमेज बना सकते हैं या एक स्विच करके दिखा सकते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएगा, या इसका मिरर इमेज ही बना देते हैं. चलो अभी ना जब कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे तो ऐसा दिखेगा आपको.
ये नहीं लग रहा है कि एक दूसरे का मिरर इमेज है? बताओ, है या नहीं है? दोनों में पीओएस नहीं है, दोनों में पीओएस नहीं है। पता नहीं विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे कट हो जाएगा? ऐसे कट करोगे तो मिथाइल का मिरर इमेज मिथाइल होना चाहिए ऑन द बोर्ड ही ना। ऐसे कट करोगे तो इस मिथाइल का मिरर इमेज मिथाइल ही चाहिए ऑन द बोर्ड, लेकिन ये वाला मिथाइल तो आउटसाइड द बोर्ड है। इवन मेंबर्ड क्यूमलीन में जब दोनों तरफ अलग ग्रुप होते हैं ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखो ये दोनों इनेंसियोमर है आपस में और किसी के पास कायरल सेंटर नहीं है। ये स्टेटमेंट अगर आ गया कि इनेंसियोमर मस्ट हैव कायरल सेंटर, तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। बाइफेनाइल सिस्टम और इवन मेंबर्ड क्यूमुलिन इनेंसियोमर हो सकता है और उसमें कायरल सेंटर भी नहीं। गुड टू गो, बोलिए, समझ में आ रहा है? बाइफेनाइल सिस्टम एंड इवन मेंबर्ड क्यूमुलिन कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी वो इनेंसियोमर है। डायस्ट्रोमर होने के लिए या तो कायरल सेंटर ना हो या कम से कम 2 हो, ये बात रटना है। पता है, एक कायरल ए में एक कायरल सेंटर, बी में एक कायरल सेंटर है, तो इनेंसियोमर हो सकता है। अभी बताया था, एक कायरल सेंटर, एक आ रहा है, एक ऐसा है। इनेंसियोमर होने के लिए एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन डायस्ट्रोमर होने के लिए नहीं चाहिए या एटलीस्ट 2 चाहिए। क्या रटना है, समझ गए? या तो ना हो, देखो है ही नहीं, या फिर कितने चाहिए? कम से कम 2। लिख लो, फॉर इनेंसियोमर A and B must have at least 1 chiral center. For diastomer बोल रहा हूं, for enantiomer A and B must have at least 1 chiral center. For enantiomer A and B must have at least 1 chiral center. ब्रैकेट में लिख सकते हो, जीरो chiral center sometimes also possible. नहीं है ना, जीरो है। देखो फिर से रिपीट करूं, इनेंसियोमर होने के लिए कायरल सेंटर या तो रेयरली है कि नहीं चाहिए, रेयरेस्ट है। कभी कभी कायरल सेंटर नहीं है तो भी इनेंसियोमर है, लेकिन अगर कायरल सेंटर है तो कम से कम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर से डायस्ट्रोमर के लिए क्या बोल सकते हैं? या तो ना हो या मिनिमम 2। समझ गए? या तो ना हो या मिनिमम 2 हो। ये लिख लेना एग्जाम्पल कि ये दोनों इनेंसियोमर है और कायरल सेंटर भी नहीं है। दीज आर इनेंसियोमर और कायरल सेंटर भी नहीं है। और भी फिर से एक बार समझो, ए एंड बी अगर इनेंसियोमर है तो कम से कम एक कायरल सेंटर चाहिए। एक दो ऐसे एग्जांपल जिसमें नहीं भी है तो भी हो जाता है, वो एग्जांपल वहां लिखा है, बाइफेनाइल एंड ऑल। लेकिन अगर ए एंड बी डायस्ट्रोमर है तो नहीं है तो भी हो जाएगा, और है तो कम से कम कितना चाहिए? फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में भी 2। कनेक्टिविटी नहीं बदलता भाई, ए एंड बी का कोई कनेक्टिविटी बदल ही नहीं रहा है ना। तो फर्स्ट में अगर 2 कायरल सेंटर, दूसरे में भी तो 2 होगा ही होगा। क्या ए एंड बी अगर डायस्ट्रोमर है तो क्या बोलेंगे? एक में 2 है तो दूसरे में भी 2 कायरल सेंटर या तो नहीं होगा या कम से कम 2 होना चाहिए। चलेगा? बोलो नाउ। अच्छा, एक और चीज क्या देखा तो तुमने पहले, इनेंसियोमर होने के लिए दोनों का एक्टिव होना मस्ट है या नहीं है? अरे इनेंसियोमर होने के लिए दोनों का एक्टिव होना मस्ट है, लेकिन डायस्ट्रोमर के लिए 1 एक्टिव 1 इनएक्टिव, बोथ इनएक्टिव चलेगा। गुड टू गो। आइडेंटिफिकेशन लिख लो। आइडेंटिफिकेशन में 2 बात याद रखो। आइडेंटिफिकेशन, एक तो नॉन मिरर इमेज जैसा दिख रहा है, दोनों ध्यान रखना, दोनों स्टीरियो आइसोमर है, कॉन्फिगरेशनल, और नॉन मिरर इमेज दिख रहा है, तब तो पता चल ही जाएगा। दूसरा, अगर इसमें 2 कायरल सेंटर है तो इसमें भी 2 चाहिए। अगर ये एस एस है तो ये एस आर चलेगा, या फिर ये आर एस चलेगा। अब देखो,
एक सेम है, एक बदल गया। फर्स्ट एंड थर्ड में भी देखो, फर्स्ट वाला बदल गया, सेकंड सेम है। एग्जैक्टली अपोजिट नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम भी नहीं होगा, उसके बीच का कुछ भी केस हो। बोलो, जैसे इसमें 3 कायरल सेंटर है, मान ले सब आर 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 ले लिया और यहाँ पे सारे एस 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 ले लिए, तब तो ये लेंसोमर हो गया। लेकिन यहाँ पे सब आर ही रहने दिया, एक बदल दिया बस। Configuration of corresponding chiral center exactly same except one, exactly opposite except one, few same few different। क्या आइडेंटिफिकेशन है? पहले तो नॉन मिरर इमेज दिखेगा, अगर उससे नहीं पता चल रहा है तो कैसे चेक करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ corresponding chiral center exactly same except one, exactly opposite except one, few same few different। ये लाइन लिख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ corresponding chiral center, configuration of corresponding chiral center exactly same except one, or exactly different except one, or few same few different। Configuration of corresponding chiral center exactly same except one, or exactly different except one, few same few different। few same few different। नेक्स्ट, मेजो कंपाउंड लिखो। मेजो कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, ए कंपाउंड इज इंडिविजुअली विल बी मेजो। ओए बातें नहीं, मैं पूरा एक बार फिर से रिकैप करा दूं तुम्हारे याद करने के लिए। इनेंसियोमर्स एंड डायस्टोमर्स में डिफरेंस फिर से बता देता हूं एक बार। नहीं, ए एंड बी इनेंसियोमर है तो दोनों स्टीरियोआइसोमर तो पहले होना ही चाहिए, दोनों का इंडिविजुअली एक्टिव होना जरूरी है। दोनों मिरर इमेज जैसा दिखे तो बेस्ट है, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। दोनों का सारा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ए +30 से रोटेट कर रहा है तो बी -30 से करेगा। यस नो? A enantiomer cannot be separated by simple method, fractional distillation or something. It can be separated by optical resolution, and in that method enantiomer has to react with any optically active 100% pure optically active reagent। ओके, आइडेंटिफिकेशन क्या था enantiomer का? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ corresponding chiral center exactly opposite। अच्छा, enantiomer होने के लिए ए और बी में कम से कम एक chiral center चाहिए या नहीं चाहिए? कभी भी रेयरेस्ट है कि नहीं चाहिए, मैक्सिमम टाइम अगर चाहिए तो होना ही चाहिए। डायस्टोमर ए एंड बी आर सेड टू बी डायस्टोमर व्हेन दे आर कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर, कन्फर्मर नहीं, कॉन्फिगरेशनल। गुड टू गो। अगर ए बी डायस्टोमर है तो दोनों नॉन मिरर इमेज है, दोनों का एक्टिव होना जरूरी नहीं है, बोथ एक्टिव बोथ इनएक्टिव, वन एक्टिव वन इनएक्टिव। enantiomer will have different physical chemical properties, that's why they can be separated by fractional distillation, normal physical method। आइडेंटिफिकेशन क्या है? नॉन मिरर इमेज होना चाहिए या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ corresponding chiral center exactly opposite except one, exactly same except one, few same few different। गुड टू गो। मेजो लिखो। हाँ, क्या क्या क्या? साइलेंस साइलेंस। ए और बी अगर डायस्टोमर है, पहला का रोटेशन मान लो 30 है, दूसरे का 0 भी हो सकता है, दूसरे का +60 भी हो सकता है, -30 भी, -30 तो नहीं होगा लेकिन अलग हो सकता है। विल हैव डिफरेंट रोटेशंस।
नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, नॉट एग्जैक्टली सेम। मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव है, दोनों में डायस्टोमर का रिलेशन लगा सकते हैं, तो जो एक्टिव है उसकी कुछ रोटेशन होगी, जो इनएक्टिव है उसकी है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा लिखो मेसो कंपाउंड। A compound is said to be meso when it is having at least two chiral center. A compound is said to be meso when it is having at least two chiral center. A compound is said to be meso when it is having at least two chiral center along with POS or COS or both. Along with POS or COS or both. A compound is said to be meso when it is having at least two chiral center along with POS or COS or both. Along with POS or COS or both. हालांकि इसके कुछ डिफिनेशंस में ऐसे भी बात की जाती है कि अगर ए मेजो है तो उसका एक ऑप्टिकली एक्टिव डायस्ट्रोमर होना ही चाहिए। मेजो, अगर ए इटसेल्फ मेजो है तो उसका एक ऑप्टिकली एक्टिव डायस्ट्रोमर होना ही चाहिए। अभी उस डेफिनेशन में नहीं जाते, मेजो के लिए बस सिंपल ऐसे सोचो कि अगर ये फीचर मैंने बनाया और क्या इसमें पीओएस है या नहीं है, सोचो क्या ये फीचर कट जाएगा बीचों बीच? और दो कायरल सेंटर है, दिख रहा है आपको? तो दो कायरल सेंटर और पीओएस भी है, तो इंडिविजुअली ये मेजो है। दो कायरल सेंटर और पीओएस है तो इंडिविजुअली ये मेजो। रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंडिविजुअली कंपाउंड मेजो होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे ClCl है तो दो कायरल सेंटर है और यहाँ पीओएस भी है, ये भी मेजो है। समझ में आया? मेजो का मतलब हो गया कि कम से कम दो कायरल सेंटर चाहिए अलोंग विथ पीओएस एंड सीओएस। देखिए अगर Cl है और यहाँ पे Br है, क्या ये मेजो हो जाएगा? बताना, क्या ये ऐसे कट हो जाएगा? दो कायरल सेंटर तो है क्या, लेकिन ऐसे कट हो जाएगा? नहीं, तो ये मेजो नहीं है। मेजो होने के लिए पीओएस सीओएस होना जरूरी है। मेजो होने के लिए ये मेजो है या नहीं बताना है। इज इट मेजो और नॉट? लास्ट बेंच एक्टिव। देखो यहां से अगर इधर जाओगे तो मिथाइल, इधर मिथाइल, यहां से ऊपर आओगे तो OH और पीछे जाओगे तो OH। ये COS है, अगर सोच के देखो तो दिस इज COS। ये COS है, इसीलिए क्या है? मेजो। दिस इज COS, दैट्स व्हाई इट इज मेजो। ठीक है, ये COS है इसमें, इसलिए मेजो है। मेजो है या नहीं सोचो। ऐसे कट कर देंगे तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिरर इमेज दिखेगा। समझ में आ रहा है?
इसको ऐसे कट कर दो, तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट देखो, OH का मिरर इमेज, OH, H का मिरर इमेज, मिथाइल पीछे, यहाँ भी मिथाइल पीछे। पता है टॉप और बॉटम वाले ग्रुप पीछे होता है ना डैश में, तो ये मिथाइल पीछे, ये भी पीछे है, मिरर इमेज बन जाएगा। यहाँ OH आगे है, इधर भी OH आगे है, इधर H आगे, इधर भी H आगे है, मिरर इमेज बन जाएगा। मेजो समझ में आ रहा है? नाउ श्रेया लास्ट बेंच, बताओ ये मेजो है या नहीं है? है? अब बताओ। नहीं है मेजो? यहाँ Cl है, उधर मिथाइल है, ऐसे कट कर दिया। कंडीशन में बोला था एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है। पीओएस तो आ रहा है लेकिन कायरल सेंटर ही नहीं है। अभी देखो एक एक लाइन ना, कुछ लोग थोड़ा मेरे बात को सुने थे, लेकिन वो लाइन मैंने बहुत इन डेप्थ पे गए नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका जरूरत है बहुत ज्यादा। इनेंसियो मतलब मेजो जब भी होता है ना, तो उसका एक एक्टिव डायस्टोमर भी होता है, इसका कोई भी फॉर्म एक्टिव नहीं आएगा। जैसे मान लो ये वाला मेजो है ना, ये मेजो है, इसका एक एक्टिव फॉर्म देखो ऐसा बना सकते हैं, जहां पे इसको मैंने ऐसे रखा और इसको ऐसे रख दिया, देख ले, अब समझ पाएगा शायद, इन डेप्थ में गया मैं। ये मेजो है, कोई कंपाउंड मेजो है ना, तो उसका एक दूसरा स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो। इसका ये मेजो इसलिए भी नहीं कि इसका कोई भी आइसोमर एक्टिव नहीं हो, चाहे दोनों वेज में रखो, दोनों डैश में, एक वेज एक डैश में, नॉट मेजो। पीओएस है फिर भी मेजो नहीं है। मेजो होने के लिए 2 कायरल सेंटर कम से कम चाहिए, मेजो होने के लिए 2 कायरल सेंटर कम से कम चाहिए। नाउ एक नोट में पॉइंट लिख लेना, अगर एक कंटेनर में कोई मेजो कंपाउंड है बहुत सारे, समझना, अगर एक कंटेनर कोई मेजो कंपाउंड है और उससे पीपीएल पास कराते हैं तो नेट रोटेशन 0 होता है। नेट रोटेशन व्हेन पीपीएल इज पास थ्रू मेजो कंपाउंड, बोल ही रहा हूं ऑप्टिकल रोटेशन, पीओएस है, मेजो मतलब पीओएस है, सीओएस है, तो इनएक्टिव हुआ ना। मेजो इज एक्टिव और इनएक्टिव? मेजो इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये लाइन बड़ा खतरनाक है, ऑप्टिकल आइसोमर है बट ऑप्टिकली, ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए सबका एक्टिव होना जरूरी नहीं। लाइन खतरनाक है, ऑप्टिकल आइसोमर है मेजो बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। नाउ जब मेजो से पीपीएल पास कराते हैं नेट रोटेशन 0 होता है, रीजन ऐसा दिया जाता है कि ये कायरल सेंटर ने पीपीएल को अगर थोड़ा बहुत राइट रोटेट किया तो इसने लेफ्ट रोटेट कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। ये बहुत पहले एम्स और नीट में ये लाइन बड़ा फेमस है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मेजो कंपाउंड इज 0 because of internal compensation. Optical rotation of meso compound is 0 because of internal compensation. Meso compounds are optically inactive because of internal compensation. ये लाइन भी लिख सकते हो, meso compounds are optically inactive because of internal compensation. Meso compounds are optically inactive because of internal compensation. Meso compounds are optically inactive because of internal compensation. Now, next लिखो racemic mixture. अगर A and B enantiomer है,
ए एंड बी अगर एनेंसियोमर है, एनेंसियोमर होने के लिए पहला स्टेप में आपको लगेगा मिरर इमेज है, तो मैं ऐसा बना ही रहा हूं। देखो दोनों रियल मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने बीच में एक मिरर रख दिया। दोनों रियल मॉलिक्यूल है, ए एंड बी आर एनेंसियोमर, ऐसा लगता है किसी ने बीच में मिरर रख दिया। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। Equimolar mixture of enantiomers are known as racemic mixture. Equimolar racemic mixture. Equimolar mixture of enantiomers are known as racemic mixture. मतलब कहने का मतलब ए का 5 ग्राम और 10 का 5, बी का भी 5 ग्राम लेना है। इसका अगर 10 ग्राम ले रहे तो इसका भी 10 ग्राम लेना है। दोनों के मोल्स या मास सेम लेना है, एक सॉल्यूशन बना देना है। समझ में आ रहा है? डीएल मिक्सचर, इसका अगर तुमने 1 मोल लिया तो इसका भी 1 मोल लेना पड़ेगा। राइट लेग सू अगर 50 लिए तो लेफ्ट लेग सू भी 50 लेना होगा सेम बकेट में, लाइक दैट। समझे? एक ही डब्बे में एक जैसा। क्लियर हो रहा है? हंसो मत। आपने SN1 में देखा था रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन होता था। SN1 में देखा था, ये क्वेश्चन याद करो। अगर आपको ऐसा याद आ रहा है Br है या पीएच है या H है या CH3 है और इसको एक्वस H3 से पास कराया था, बातें नहीं। अगर आपने इसको एक्वस H3 से पास कराया था तो Br हटा, पहले कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, कार्बोकेटायन पे फिर OH का अटैचमेंट एबव द प्लेन बिलो द प्लेन था, तो यहाँ पे ऐसा बना था और ऑलमोस्ट 100% रेसमाइजेशन की बात करते थे। ऑल्दो इन्वर्टेड स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंटेड, ऐसी बातें होती थी, याद है? तो SN1 में हमेशा इनेंसियोमर ही बन जाता है, इनफैक्ट रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट बराबर होता है। दैट्स व्हाई SN1 में वर्ड यूज करते हैं 100% रेसमाइजेशन। समझ में आ रहा है? रेसमिक मिक्सचर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंसियोमर्स, डीएल मिक्सचर। एक डी है, देखो ना, ये डेक्स्ट्रो है, लिवो है, इन दोनों का 50-50% ले लिया, इन दोनों का 50-50% ले लिया। नाउ बताओ, अगर किसी कंटेनर में ए एंड बी इक्विमोलर है, अब पीपीएल पास कराओगे तो नेट रोटेशन 0 अभी भी आएगा। पहला वाला +30 तो दूसरा -30, नेट रोटेशन तो लिख लो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल व्हेन इट पासेस थ्रू रेसमिक मिक्सचर इज 0, या तुम ऐसे बोल सकते रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना? रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली inactive due to external compensation, due to ये अलग अलग मॉलिक्यूल है जिसने नेट रोटेशन 0 किया है, सेम मॉलिक्यूल नहीं है। पहला वाले ने +30, दूसरे ने -30, ये लाइन भी बड़ा फेमस है ना? रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ external compensation. Racemic mixture is optically inactive because of external compensation. Now यहां पे देखो, प्लस या डी फॉर्म है, माइनस या एल फॉर्म है, परसेंटेज ऑफ प्लस, परसेंटेज ऑफ माइनस, परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन, परसेंटेज ऑफ इनेंसियोमेरिक एक्सेस, स्पेसिफिक रोटेशन नेट। एक नया टेबल जैसा बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लो मैंने
ये वाला अल्कोहल किसी कंपाउंड में बना, मान लो किसी कंपाउंड में ये अल्कोहल बन गया, या तुम चाहो तो एक रिएक्शन ही लिख के ऐसा कर सकते हैं कि सपोज मैंने ब्यूटेन लिया और इसको हैलोजिनेशन करा दिया Cl2H से, तो बहुत तरह के कंपाउंड बनेंगे, लेकिन एक तो ये भी बनेगा ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। एक नया कायरल सेंटर बना, बोलो। जब एक कायरल सेंटर बने तो उसके दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो डी होगा या एल होगा। सिर्फ एक कायरल सेंटर बने तो उसके दो पॉसिबिलिटी होंगे। इसके बाद का लाइन वही है, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो भी अभी कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस पे ध्यान दो। अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो दो पॉसिबिलिटी है, इधर डेक्स्ट्रो और लीवो। अब मान लो इसकी रोटेशन +30 है और इसकी रोटेशन -30 है, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन कितना है डेक्स्ट्रो का और लीवो का -30 है। अगर ये 100% है, ये 0% है, तो रेस्माइजेशन हुआ ही नहीं। ये 100 और ये +30, पता नहीं समझ पाए नहीं। एक कंटेनर में सिर्फ डी है, एल है ही नहीं, मतलब ऑप्टिकली 100% प्योर है ना। मान लो एक डब्बे में सिर्फ ये डाला, वो डाला ही नहीं, सिर्फ मैंने फर्स्ट वाला डी वाला फॉर्म एक कंटेनर में डाला, तो बताओ रेस्माइजेशन होगा क्या? रेस्माइजेशन मतलब दोनों का, तब बोलते हैं 100% रेस्माइजेशन। ये समझना, इस टेबल में बहुत कुछ सीखोगे। ये बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ इनेंसियोमेरिक एक्सेस को ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं, ऑप्टिकल। अब बताओ कंटेनर में सिर्फ डेक्स्ट्रो है तो क्या वो 100% प्योर है या नहीं? ऑब्वियसली दूसरा फॉर्म तो है ही नहीं। अगर ये 0 है, ये 100 है, तब भी रेस्माइजेशन क्या हुआ? और कौन सा फॉर्म एक्सेस में है? 100% या एल एक्सेस में, और यहाँ 100% कौन एक्सेस में था? डी। यहाँ -30 बोल दो, क्लियर है? अब अगर फर्स्ट का 50%, सेकेंड का भी 50% लेते हो तो रेस्माइजेशन 100%। कोई ज्यादा है क्या? इज देयर एनी इरेंसियोमर इन एक्सेस? डी और एल कोई एक्सेस में है? नहीं है। नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक 60% ले लिया, एक 40% ले लिया। डी वाला मैंने 60% ले लिया और एल वाला 40% ले लिया, तो पता है, इधर इधर ध्यान देना, एक इनेंसियोमर कितना परसेंट एक्सेस में है? 20% एक्सेस में। कौन सा वाला? मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी 20% है। डी वाले की ऑप्टिकल प्योरिटी, और फर्स्ट का 40, सेकंड का 40, मतलब 80% रेस्माइजेशन हुआ है। अगर डी तुम्हारा 60% है और एल 40% है, तो इसका 40% और इसका 40% रेस्मिक मिक्सचर बना लेगा, लेकिन इसका जो 20% बचेगा वो एक्सेस में है। कौन सा वाला एक्सेस में है भाई? डी में। अब नेट रोटेशन क्या होगा पता है? 20 इंटू 30/100। +30 मत बोलो, जब 100% प्योर था तब 30 डिग्री का रोटेशन था। कितने का रोटेशन था? अभी 30 डिग्री का रोटेशन नहीं होगा, 20% ही प्योर है, वो भी डेक्स्ट्रो वाला 20% प्योर है। तो 100% प्योर में 30 था, तो 20% प्योर में कितना होगा? 6 डिग्री। आया समझ में? एक और एग्जांपल देता हूं, चलो इधर बताओ। अगर ये मैंने ले लिया, सपोज ले लिया ये 75 और ये 25 ले लिया, चलो, या इसको 25 ले लो, इसको 75 ले लो, चलो अब बताओ कौन सा एक एक्सेस में है? कितना एक्सेस में है? एल वाला एक्सेस में है ना। अच्छा, कितना बन गया? इसका 25 और इसका 25, 50% रेस्माइजेशन है। दिस इज नॉट द केस ऑफ 100% रेस्माइजेशन। अब बताओ नेट रोटेशन कितना? एक्सेस में कौन सा वाला है? एल वाला। 100% एल वाला एक्सेस में होता है तो -30 होता है, वो 50% एक्सेस में है तो -15 डिग्री। पता नहीं समझ पाए नहीं सो।
100% रेसमाइजेशन का क्या मतलब है? डी और एल 50-50 है। डी और एल दोनों कितना कितना है? 50% रेसमाइजेशन का क्या मतलब है? अगर मान लो बोलते हैं कि 50% ही रेसमिक मिक्सचर है, ऑब्वियसली कोई एक 75% है, कोई एक 25 है। अच्छा बताओ 80% रेसमाइजेशन का क्या मतलब है? 80% रेसमाइजेशन मतलब एक कोई 20% ज्यादा है, मतलब दोनों 40-40 तो है ही, कोई एक 20% ज्यादा। 100% रेसमाइजेशन मतलब क्या? दोनों 50 है, कोई एक ज्यादा कोई कम नहीं। आया समझ में? बोलो सीख पाए? रितेश बताओ, ए एंड बी आर 90% रेसमाइज्ड, 90% रेसमाइज्ड। सोच सकते हो क्या डी और एल कितना होगा? डी और एल के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या? अगर 90% रेसमाइज्ड है तो दोनों 45-45 तो है ही, कोई एक 10% ज्यादा है, तो दो केस आ जाएगा, ये 55 तो ये 45, ये 45 तो ये, ऐसे बोलना पड़ेगा। इफ इट इज 90% रेसमाइज्ड देन वी विल से दोनों 45-45 तो है ही, दोनों में से कोई एक 10% ज्यादा भी। दिस इज द मीनिंग ऑफ 90% रेसमाइज्ड। ठीक है? आगे बढ़े। मेनली आप रेशमिक मिक्सचर के बारे में याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं है। सिक्सटी परसेंट रेसमाइज्ड में क्या बोल देंगे? एन बी अगर 60% रेसमिक मिक्सचर बना रहा है तो 30-70, 30-70 ना, 60% में 30-30 तो दोनों है ही, कोई एक 40% ज्यादा भी है। ठीक है? लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। साइलेंस साइलेंस, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अरे तुम देख तो लो क्या है यहाँ पे, बहुत छोटा सा पार्ट है और तुम्हें ये इजी भी लगेगा। अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो दो बोल देंगे, सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो देखो केस 1 ऐसा लिख देता हूं, व्हेन नो सिमेट्री इन नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं कर पा रहे हो, नंबरिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम ईदर साइड। इतना भी ध्यान रहा, पता चला क्वेश्चन तुरंत बन गया, इतना इजी पार्ट है।
अब बताओ क्या इसका नंबरिंग दोनों तरफ से होगा? नहीं होगा। कितने कायरल सेंटर हैं? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला 2 टू द पावर n, n यहाँ नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। अगर आप नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं कर पा रहे हो तो कायरल सेंटर काउंट करो। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, हाँ, कैन नॉट बी लिख लेना, सॉरी। नंबरिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम इधर साइड। जैसे बताओ फर्स्ट में एक ही कायरल सेंटर, इसकी नंबरिंग तो इधर से ही होगी। आप बोल दो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर है। और मजेदार बात है इस केस में ऑल एक्टिव भी, ऑल सारे एक्टिव होते हैं, ऑल एक्टिव। देखो इधर अगर मान लो एक OH है एक Br है, अभी भी क्या नंबरिंग दोनों तरफ से हो सकती है? नंबरिंग क्या दोनों तरफ से हो सकती है? नहीं, इधर से ही होगी। कितने कायरल सेंटर हैं? 2 का पावर 2 4, ऑल एक्टिव। इसके 4 होंगे और सब एक्टिव होंगे। पता है अगर इन चारों का फीचर बनाने का कोशिश करो, BrOH है ना, BrOH, BrOH, BrOH ऐसे होंगे। बाकी हर जगह H और मिथाइल है, टॉप बॉटम पे मिथाइल है। जो 4 आए ना उसका स्टीरियो स्ट्रक्चर भी बना दिया। और मजेदार बात है कि ये सारे एक्टिव हैं, किसी में भी POS COS नहीं है, आप चेक कर सकते हो। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला ऐसा होता है और इसमें 4 कायरल सेंटर होते हैं और सिमेट्री दोनों तरफ से नंबरिंग नहीं हो सकती। ग्लूकोज का ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो 2 का पावर 4 16। फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला होता है इसमें 3 कायरल सेंटर होते हैं और इसकी भी नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं हो पा रही है। इसकी भी नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं हो पा रही है। 2 का पावर 3 8। आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप ऐसे चेक करो कि कितने कायरल सेंटर हैं और नंबरिंग क्या दोनों तरफ से हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही है तो 2 का पावर n इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। एंड यहाँ पे अच्छी बात क्या है, सारे एक्टिव भी हैं, ऑल एक्टिव ऑल्सो। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे देखो, ClBr है, बताओ इसमें कितने होंगे ऑप्टिकल आइसोमर? Cl and Br। देखो 2 कायरल सेंटर है, नंबरिंग दोनों तरफ से तो होगा नहीं, यहां से नंबरिंग होगा, ये 1 ये 2, तो इसके भी 2 का पावर 2 4 हो गए। हालांकि कुछ कुछ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ये फॉर्मूला लगते भी नहीं, लेकिन वो आज तक एक बार सिर्फ जे एडवांस में से सवाल आए हैं। साइक्लिक थे, 2 कायरल सेंटर थे, बट 4 आंसर नहीं था, उसका 2 ही आंसर था। ठीक है, अब फिर से देखो, जो
अगर आपने नंबरिंग किया और दिख रहा है कि दोनों तरफ से नंबरिंग हो सकती है, केस 2 अगर सिमेट्री है तो, केस 2 इफ numbering can be done from both side, मतलब वहां पे सिमेट्री है, देयर इज सिमेट्री इन नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर को भी सिमेट्री दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसे ये बताओ नॉर्मल में सिमेट्री दिख रहा है, हाँ दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, दिख रहा है आपको, दोनों तरफ से इसके, इसमें दो कायरल सेंटर है, अगर चेक करोगे तो, लेकिन नंबरिंग दोनों तरफ से हो पा रही है, तो मैं यहां बोलूंगा फॉर्मूला मत रटो, अगर ऐसा है तो पूरे वो पॉसिबिलिटी जो जीआई में कर रहे थे वही करो, आर आर एस एस आर एस एस आर, दो कायरल सेंटर है तो यही तो चार पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इसके तीन बोल दो, नहीं बहुत सारे भी आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल अगर सिमेट्री दिख रहा है तो वहां लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलोगे कि बहुत बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं, जितना नोट्स में क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें मैं ये दोनों क्यों सेम बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन देखो, जब आप इसका फीचर बनाओगे तो ये दोनों में पीओएस दिखेगा, इसमें भी पीओएस है और इसका मिरर इमेज में भी पीओएस है, ऐसा लगता है बच्चे दोनों मिरर इमेज है लेकिन दोनों सेम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना, ये आर एस तो ये एस आर आएगा, ऐसा आएगा, पता है इसके चार बनेंगे लेकिन ये दोनों इनएक्टिव है इसीलिए दोनों आइडेंटिकल है, और यहां पे दो और मैं लिख देता हूं जो एक्टिव है, ये दोनों एक्टिव है, दो कायरल सेंटर वाला सीख लिया बहुत है, एक का तो जरूरत भी नहीं पड़ता, मैं बता दूं फीसर को उसी के प्लेन में 180 से रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा और दोनों सेम होता है, नया ट्रिक है, यह शॉर्टकट याद रखो, फीसर को उसी के प्लेन में, ऐसे नहीं पलटना, कॉपी पे है तो ऐसे पलटना है, अगर फीसर को उसी के प्लेन पे ऐसे पलट दो तो दोनों सेम है, अब बताओ नहीं लग रहा है कि इसको फ्लिप करके ही बनाया गया है, लेकिन आप इसको फ्लिप करके ये नहीं बना सकते, अब चेक कर लेना, 180 से ऐसे रोटेट करो ये नहीं बनेगा, आप ऐसे करके देखो ये OH नीचे आ जाएगा, फिर ये दोनों डिफरेंट है, अच्छा बताओ ये मेजो है, ये मेजो है, ये मेजो है, मेजो और मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है, मेजो और उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है, ये सेम कंसिडर होगा, ये इनएक्टिव है और ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों एक्टिव है, अगर दो कायरल सेंटर है सिमेट्री है तो चार बनते जरूर है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर कितने कहलाते हैं, तीन, तीन ऑप्टिकल आइसोमर में दो एक्टिव है एक इनएक्टिव, ये सेम केस तुम यहां भी लगा सकते थे इस क्वेश्चन में, अगर यहां Cl है तो कोई पूछे कितने होंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, दो कायरल सेंटर है, नंबरिंग कहीं से भी हो सकता है, आर आर एस एस आर एस एस आर, तो ये दोनों सेम है, समझ में आ रहा है, बोलो